अस्सलामुअलैकुम। हियर इज़ द एपिसोड 11। सिर्फ मैं ही नहीं, बाकी सब भी तुम्हारी परेशानी को महसूस कर रहे हैं। जवेरिया संजीदगी से बोली, कोई बात नहीं है, सिर्फ स्टडीज़ की टेंशन है मुझे। मैं यकीन नहीं कर सकती, हम भी तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें हमसे ज़्यादा टेंशन तो नहीं हो सकती। जवेरिया ने सर हिलाते हुए कहा। अमामा ने एक गहरा सांस लिया। वो अब जज हो रही थी। तुम्हारे घर में तो खैरियत है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल खैरियत है। असजद के साथ तो कोई झगड़ा नहीं हुआ? असजद के साथ तो कोई झगड़ा नहीं हुआ। असजद के साथ झगड़ा क्यों होगा? अमामा ने इसी के अंदाज में पूछा। फिर भी इख्तलाफात तो एक बहुत ही। जवेरिया की बात इसने दरमियान में ही काट दी। जब कह रही हूँ कि कोई मसला नहीं है तो तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा? इतने सालों से कौन सी बात है जो मैंने तुमसे शेयर नहीं की? या जो तुम्हें पता नहीं है, फिर भी तुम इस तरह मुझे मुजरिम समझकर तशवीश क्यों कर रही हो? वो अब खफा हो रही थी। जवेरिया गड़बड़ा गई। यकीन क्यों नहीं करूँगी? मैं सिर्फ इसलिए इसरार कर रही थी कि शायद तुम मुझे इसलिए अपना मसला नहीं बता रही कि मैं परेशान ना हूँ, और तो कोई बात नहीं। जवेरिया कुछ नादम से होकर इसी के पास से उठकर वापस अपने स्टडी टेबल के सामने जा बैठी। इसने एक बार फिर वो किताब खोली जिससे वो पहले पढ़ रही थी। काफ़ी देर तक किताब पढ़ते रहने के बाद इसने एक जमाही ली और गर्दन मोड़कर लाशौरी तौर पर अमामा को देखा। वो दीवार से टेक लगाए इसकी नोटबुक खोली बैठी थी, मगर इसकी नज़रें नोटबुक पर नहीं थीं। वो सामने वाली दीवार पर नज़रें जमाए बैठी थी। इसने गाड़ी नहर के पुल से कुछ फासले पर खड़ी कर दी, फिर डिग्गी से एक बोरी और रस्सी निकाली। वो बोरी को खींचते हुए इस पुल की तरफ बढ़ाता रहा। पास से गुजरने वाले कुछ राहगीर ने इसे देखा, मगर वो रह के नहीं। ऊपर पहुंचकर इसने अपनी शर्ट उतारकर नहर में फेंक दी। चंद लम्हों में इसकी शर्ट बहते पानी के साथ गायब हो चुकी थी। डार्क ब्लू कलर के टंग जीन्स में इसका लंबा कद और खूबसूरत जिस्म बहुत नुमाया था। इस वक्त इस शख्स की आंखों में कोई ऐसा तासुर था जिसे पढ़ना दूसरे किसी भी शख्स के लिए नामुमकिन था। इसकी उम्र 19-20 साल होगी, मगर इसके कदो-कामत और हुलिये ने इसकी उम्र को जैसे बढ़ा दिया था। इसने रस्सी पुल से नीचे नहर में लटकानी शुरू कर दी। जब रस्सी का सिरा पानी में गायब हो गया तो इसने रस्सी का दूसरा सिरा बोरी के मुंह पर लपेटकर सख्ती से गिरहें लगानी शुरू कर दी, और इस वक्त तक लगाता रहा जब तक कोई कवाइल ख़त्म नहीं हो गया। फिर पानी में सरासर वापस खींचकर इसने अंदाजे से 3 फुट के करीब रस्सी छोड़ी और अपनी दोनों पैर साथ जोड़ते हुए इसने पैरों को गिर्द रस्सी को मजबूती के साथ 2-3 बल दिए और गिरें लगा दी। अब इस 3 फीट के टुकड़े के सर पर भारी महारत के साथ इसने 2 फंदे बनाए, फिर एक उचक्कर पुल की मुंडियर पर बैठ गया। अपना दायां हाथ कमर के पीछे ले जाते हुए इसने बाएं हाथ के साथ पहले फंदे में से दायां हाथ गुजारा और फिर बाएं हाथ के साथ इसने वो फंदा खींचकर किस दिया। इसके बाद इसने कमर के पीछे दाएं हाथ के साथ दूसरे फंदे में से बायां हाथ गुजारा और दाएं हाथ से इसे कस दिया। इसके चेहरे पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट नमूदार हुई। एक गहरा सांस लेते हुए इसने पुश्त के बल खुद को मुंडेर से नीचे गिरा दिया। एक झटके के साथ इसका सर पानी से टकराया और कमतक का हिस्सा पानी में डूब गया। फिर रस्सी ख़त्म हो गई। अब वो इसी तरह लटका हुआ था। इसके बाजू पश्त पर बंधे हुए थे और कमर तक धर पानी के अंदर था। बोरी में मौजूद वज़न यकीनन इसके वज़न से ज़्यादा था। यही वजह थी कि बोरी इसके साथ नीचे नहीं आई। वो इसी तरह लटक गया। इसने अपना सांस रोका हुआ था।
पानी के अंदर अपना सर जाते ही इसने आंखें खोली रखने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। पानी गदला था और इसमें मौजूद मिट्टी इसकी आंखों में चुभने लगी। इसने आंखें बंद कर ली। इसके फेफड़े अब जैसे फटने लगे थे। इसने एकदम सांस लेने की कोशिश की और पानी मुंह और नाक से इसके जिस्म के अंदर दाखिल होने लगा। वो अब बुरी तरह फड़फड़ा रहा था, मगर ना वो अपने बाजुओं को इस्तेमाल करके खुद को सतह पर ला सकता था और ना ही अपने जिस्म को उठा सकता था। इसके जिस्म की फड़फड़ाहट आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रही थी। चंद लोगों ने इसे पुल से नीचे गिरते देखा और चीखते हुए इस तरफ भागे। रस्सी अभी तक हिल रही थी। इन लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। पानी के नीचे होने वाली हरकत अब दम तोड़ गई थी। इसकी टांगें अब बिल्कुल बेजान नजर आ रही थीं। पुल पर खड़े लोगों ने खौफ के आलम में इसे जान देखकर पुल पर मौजूद हजूम बढ़ रहा था। नीचे पानी में वजूद अभी साकित था। सिर्फ पानी इसे हरकत दे रहा था, किसी पेंडुलम की तरह आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। अमामा जल्दी से तैयार हो जाओ। राबिया ने अपनी अलमारी से अपना एक सूट निकालकर बेड पर फेंकते हुए कहा। अमामा ने कदरे हैरानी से इसे देखा। किस लिए तैयार हो जाऊं? भाई शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, साथ चलो। राबिया ने इसी तेज़ रफ्तारी के साथ इस्त्री का प्लग निकालते हुए कहा। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, इसने एक बार फिर अपनी आंखों पर अपना बाजू रखते हुए कहा। वो अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। क्या मतलब है मुझे कहीं नहीं जाना? तुमसे पूछ कौन रहा है? तुम्हें बता रहे हैं, राबिया ने इसी लहजे में कहा। और मैंने बता दिया है, मैं कहीं नहीं जा रही, इसने आंखों से बाजू हटाए बगैर कहा। ज़ैनब भी चल रही है हमारे साथ, पूरा ग्रुप जा रहा है, फिल्म भी देखेंगे वापसी पर, राबिया ने पूरा प्रोग्राम बताते हुए कहा। अमामा ने एक लहज़ के लिए अपनी आंखों से बाजू हटाकर इसे देखा। ज़ैनब भी जा रही है? हाँ, ज़ैनब को हम रास्ते से पिक करेंगे। अमामा किसी सोच में डूब गई। तुम बहुत डल होती जा रही हो अमामा, राबिया ने कदरे नाराज़गी के साथ तबसरा किया। हमारे साथ कहीं आना जाना ही छोड़ दिया है तुमने। आखिर होता क्या जा रहा है तुम्हें? कुछ नहीं, बस मैं आज कुछ थक चुकी हूँ, इसलिए सोना चाह रही हूँ, अमामा ने बाजू हटाकर इसे देखते हुए कहा। थोड़ी देर बाद जवेरिया भी अंदर आ गई और वो भी इसे साथ चलने के लिए मजबूर करती रही, मगर अमामा की ज़ुबान पर एक ही रट थी। नहीं, मुझे सोना है, मैं बहुत थक गई हूँ। वो मजबूरन इसे बुरा भला कहते हुए वहाँ से चली गई। रास्ते से इन्होंने ज़ैनब को इसके घर से पिक किया और ज़ैनब को पिक करते हुए जवेरिया को याद आया कि इसके बैग के अंदर इसका वॉलेट नहीं है, वो इसे हॉस्टल में ही छोड़ आई थी।